अब ये बात जानते हैं कि हिंद स्वराज जो रचना की, ये पुस्तक जो बनाया महात्मा गांधी ने जो लिखा, इसको पब्लिश कब किया गया? इसको पब्लिश किया गया था 1909 ईस्वी में। और कौन सी भाषा में किया गया था? तो किया गया था गुजराती भाषा में। गुजराती भाषा में। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि हिंद स्वराज की रचना किसने की थी। तो हिंद स्वराज क्या था? एक पुस्तक था जिसकी रचना महात्मा गांधी ने की थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये भी एग्जाम में कई बार आ चुका है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू परफेक्ट पुस्तक। आज है मंडे और हम लोग आज के सेट नंबर 31 लेकर, हर बार की तरह हम लोग वही सेट लाते हैं जो एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस जो होते हैं 3 बार से ज़्यादा पूछे जा चुके थे। तो आगामी सारे एग्जामिनेशंस में, रेलवे हो, एसएससी को कोई फॉर्मेट हो, सीजीएल हो, एमटीएस हो, सीएचएसएल हो, स्टेट पीसीएस हो, या फिर पुलिस का हो, कोई भी एग्जामिनेशंस हो, उसमें उन सभी क्वेश्चंस के आने की संभावनाएं बहुत अच्छी हैं। सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे रहेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। हमारा टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक वैसे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, फिर भी आप ये मैंने आईडी दे दी है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और कोई सेट अगर छूट गया है तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में सबसे पहले लाइन पे है, आप वहाँ से सारे सेट को देख सकते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। ग्रीन हाउस प्रभाव किस गैस के एकत्र होने से होगा? ग्रीन हाउस प्रभाव, इंग्लिश में बोलते हैं इसको ग्रीन हाउस इफेक्ट। किस गैस के एकत्र होने से होगा? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, N2, CO और NO2। देखो, जो ग्रीन हाउस प्रभाव है इसके बारे में समझिएगा। इसके अंदर 3 गैस हैं जो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। वो है पहला कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है मीथेन और तीसरा है नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड को इसलिए सबसे ज़्यादा इसके पीछे माना जाता है। कौन कौन से गैस हैं ग्रीन हाउस प्रभाव में? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस नाइट्रस ऑक्साइड। ये 3 गैसेस हैं जो कि ग्रीन हाउस प्रभाव के अंदर आती हैं। अब है कि इसका जवाब कार्बन डाइऑक्साइड, इसलिए कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका जो वायुमंडल में, समझिएगा, जो उसका रहता है, वो जो एग्जिस्टेंस कहते हैं, अस्तित्व रहता है, वो 1000 साल तक रहता है। कितना बड़ी बात है, 1000 साल तक कार्बन डाइऑक्साइड एग्जिस्ट करता है, जबकि मीथेन जो है 10 सालों तक रहता है। इसलिए सबसे ज़्यादा प्रभाव में किसको माना गया है? कार्बन डाइऑक्साइड माना गया है। मानव शरीर में कितना प्रतिशत कार्बन होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये वाला, कि मानव शरीर में कितना परसेंट कार्बन होता है? 20%, 15%, 18% और 12%। फ्रेंड्स, हम लोग का जो वीडियो आता है, हमने जैसा बोला कि हमारा वो क्वेश्चंस होता है जो एग्जामिनेशन में 3 बार से ज़्यादा पूछे जा चुके होते हैं। और जो मेरा वीडियो होता है वो मंडे यानी सोमवार, वेडनेसडे यानी बुधवार और फ्राइडे यानी शुक्रवार को आता है रात के 8:30 बजे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को उठाया जाता है। जीके बहुत वास्ट है, जितना पढ़ोगे उतना ही कम है ना। तो हम लोग ऐसे क्वेश्चंस को इसलिए लाते हैं कि आपके एग्जामिनेशंस में कम प्रयास में ज़्यादा क्वेश्चंस को एफर्ट आप लोग कर सकें। आज का वीडियो लाइव हो रहा है, कल का अगला वीडियो वेडनेसडे को आएगा, तो वीडियो को ज़रूर प्यार दीजिएगा। आते हैं क्वेश्चन पर। मानव शरीर में कितना प्रतिशत कार्बन होता है? तो उसका सही जवाब क्या है? 18%। सी इसका राइट आंसर हो गया। और कार्बन को जो है, इसको जीवन का रासायनिक आधार भी बोला जाता है। और एक्चुअली कार्बन जो पाया जाता है वो 18.4 से 18.5% तक होता है। ठीक है, लेकिन अगर राउंड में देखा जाए तो 18% होता है। और कार्बन को जीवन का रासायनिक आधार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीवन का रासायनिक आधार। ये पॉइंट को लिख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द फ्यूचर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? द फ्यूचर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? रघुराम राजन, सी रंगराजन, डी सुब्बाराव और विमल जालान। देखिए, सारे के सारे कौन है? ये सारे के सारे आरबीआई के एक्स गवर्नर हैं, यानी भूतपूर्व गवर्नर है ना। तो इसका सही जवाब क्या है? विमल जालान। विमल जालान ने ही लिखा था द फ्यूचर ऑफ इंडिया पुस्तक का रचना की थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये वाला। भारत में प्रमुख फ्रांसीसी बस्ती था। भारत में प्रमुख फ्रांसीसी बस्ती था पांडिचेरी, लक्षद्वीप, गोवा और चेन्नई। सही जवाब क्या होगा? पांडिचेरी। ये क्वेश्चन में बहुत बार आ चुका है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हिंदी ऑब्जेक्टिव जीके इन हिंदी फॉर ऑल एग्जामिनेशंस का स्पेशल सीरीज चल रहा है और आप देख रहे हैं परफेक्ट पुस्तक। क्वेश्चन फ्रेंड्स बहुत अभी आने हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आने हैं। अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों शेयर ज़रूर कीजिएगा। हम ऐसे ही वीडियोज़ लेके मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को आते हैं जो एग्जामिनेशंस में बार बार पूछे जा चुके होते हैं। आज मंडे को वीडियो आया, अगला वीडियो वेडनेसडे को आएगा, फिर फ्राइडे को आएगा। ठीक है, तो
अगर ऐसे वीडियोस आपको चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई, इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1952, 1935, 1949, 1947। तो इसका राष्ट्रीयकरण होता है 1949 में। थोड़ा सा बेसिक आरबीआई के बारे में जानते हैं। ये भारत का केंद्रीय बैंक है। क्या है? केंद्रीय बैंक है भारत का। और इसका पूरा नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंग्लिश में बोलते हैं भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। क्वेश्चन आ चुका है। और जैसा हमेशा मैं बोलता हूँ, जब भी मेरा वीडियो देखा कीजिए तो कॉपी पेन जरूर हाथ में रखिए। तो इसकी स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में। कैसे हुई थी? तो इसकी स्थापना जो हुई थी वो हुई थी आरबीआई एक्ट 1934 के तहत। 1934 के तहत इसकी स्थापना। शुरू में इसका हेडक्वार्टर कलकत्ता रखा गया था, कोलकाता रखा गया था शुरू में हेडक्वार्टर। लेकिन 1937 ईस्वी में ये हेडक्वार्टर बदलकर मुंबई कर दिया गया। अगर आपको आरबीआई के बारे में डिटेल चाहिए, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं आरबीआई के बारे में पूरा का पूरा एक सॉलिड वीडियो लेकर जाऊँगा जो कि आपको बहुत मदद करेगा। ठीक है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन था आरबीआई के बारे में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निद्रा के दौरान मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, सामान्य रहता है? इनमें से कोई नहीं। तो निद्रा के दौरान मनुष्य का जो रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर होता है वो हमेशा घटता है। बी इसका राइट आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विश्व में सर्वोत्तम घोषित किया गया शिप्रापत पुलिस स्टेशन कहाँ स्थित है? सर्वोत्तम, ये जो शिप्रापत पुलिस स्टेशन है ये बेस्ट पुलिस स्टेशन का इसको दर्जा दिया गया है। तो ये कहाँ पर है? ये राजस्थान में पड़ता है। कोलकाता, लखनऊ, मुंबई और जयपुर। तो ये जयपुर में आ गया। ठीक है। तो ये डी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? नाइट्रिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, प्रोपेनिक अम्ल और ब्यूटरिक अम्ल। तो सही जवाब है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक अम्ल जो चींटियों में पाया जाता है, या मधुमक्खी की बात करो या बिच्छू सब में जो होता है वो क्या होता है? फॉर्मिक अम्ल। इसलिए जब इनके डंक चुभते हैं तो वहाँ पे उस एरिया में जलन सा होने लगता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पहली बार कब संशोधित हुई थी? देखिए क्वेश्चन समझिएगा इसको कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना पहली बार कब संशोधित हुई थी? 17वें में, 32वें में, 44वें में और 42वें में। हालांकि अगर संविधान संशोधन की बात आती है ना तो लोग पहला संशोधन 1951 को सोचने लगते हैं। लेकिन यहाँ बात करें प्रस्तावना में, तो प्रस्तावना में क्या हुआ था? इसके अंदर 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। लिखते चलिएगा, सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट, मैं बार बार बोल रहा हूँ, कोई पॉइंट छोड़िएगा मत। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आपको क्या बोला मैंने? पहला संविधान संशोधन तो 1951 में हो गया था। लेकिन प्रस्तावना में संशोधन की बात करते हैं। प्रस्तावना में क्या 3 शब्द को जोड़ा गया था? क्या क्या जोड़ा गया था? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। इसको लिख लीजिए। और ये जो जोड़ा गया था 42वें संशोधन में जोड़ा गया था। ये संशोधन 1976 ईस्वी में हो गया था, बट 1977 तक इसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया था, लागू कर दिया गया था। तो ये संशोधन हुआ था वैसे 1976 ईस्वी में। ठीक है। तो इसी संविधान में जो है प्रस्तावना में पहली बार सुधार की गई थी। अच्छा, आपको मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा लगता है? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगता है तो गुड बताइएगा, बहुत अच्छा लगता है तो वेरी गुड बताइएगा, और अगर कोई कमी लगती है तो पुअर लिख के कमेंट बॉक्स में डालिएगा, हम उस पर ज़रूर वर्क करेंगे। आप किसी तैयारी करते हो, एसएससी, रेलवे, एसएससी का किसका, सीजीएल, एससीएचएसएल, एमटीएस, पुलिस, पीसीएस, क्या तैयारी करते हो? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। सारे क्वेश्चंस जो हैं आप लोग सबके लिए है, किसी एक पर्टिकुलर के लिए नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। किस गवर्नर जनरल के द्वारा सती प्रथा पर रोक लगाई गई थी? क्या था सती प्रथा? ये क्वेश्चन मैं शायद पहले, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, हमारे क्वेश्चंस रिपीटेड वाले होते हैं जो बार बार पूछे गए, और ये लग रहा है इस क्वेश्चन को हमने कहीं कहीं डिस्कस किया है ना? तो किस गवर्नर जनरल के द्वारा सती प्रथा? सती प्रथा क्या था? ये एक ऐसा प्रथा था जब किसी भी कोई भी नारी, जब उनके पति का डेथ होता था, यानी वो विधवा होती थी, तो उनकी समाधि से, उनके चिता के साथ उन महिला को भी जलना होता था। ये थी सती प्रथा, जो बहुत ही गंदा प्रथा था। ठीक है। तो इस पर रोक किसने लगाई थी? वो लॉर्ड विलियम बेंटिंक, डलहौजी, चार्ल्स बेंटिंक और वेलेस्ली। 4 गवर्नर जनरल का नाम दिया गया है, आपको बताना है इसमें रोक किसने लगाया था।
तो देखो, इसको रोक लगाने में जो भारत में रोक लगा था उसमें भी राजा राम मोहन राय का बहुत ही बड़ा योगदान रहा है, जो कि बहुत ही बड़े समाज सुधारक रहे हैं। और इस पे जो रोक एक्चुअल में लगाया, ये लगाया है लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लगाया उन्होंने 4 दिसंबर 1829 को, 1829 ईस्वी, 4 दिसंबर 1829 ईस्वी को लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा पर रोक लगाई। और इसमें भारत में इस पे जो रोक पूरा लगा, तो इसमें बहुत बड़ा अहम रोल निभाया है राजा राम मोहन राय ने, जो एक बहुत बड़े समाज सुधारक थे। तो ए इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। रोल ऑन शब्द नामक शब्द किस खेल से संबंधित है? रोल ऑन नामक शब्द बैडमिंटन, क्रिकेट, हॉकी और टेनिस। तो यह हॉकी से संबंधित है। सी इसका राइट आंसर हो गया, पहली बात। अच्छा, हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं? क्वेश्चन बहुत बार आया कि हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं। वो है ध्यानचंद। ध्यानचंद, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, तो इसको लिख लीजिएगा। ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहते हैं। डिप्थीरिया रोग से कौन सा अंग ग्रस्त होता है? गला, आँख, हृदय और कान। तो डिप्थीरिया रोग जो है उससे गला का रोग जो होता है, ये गले में जो टॉन्सिल होता है वो सब इफेक्ट होता है। ए इसका राइट आंसर हो गया। कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा करवाया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। पूरा करवाने की बात कर रहे हैं फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश। देखो, इसमें बलबन को काटो, ठीक है, बाकी सब ने, इस तीनों ने कुछ ना कुछ किया है, इस समझिएगा। फिर से इसको थोड़ा रिफ्रेश कर देते हैं। बलबन का जो है इसको काट दो, इन तीनों ने कुछ ना कुछ किया है। क्या क्या है वो देखो। कुतुब मीनार है, उसका जो निर्माण शुरू हुआ वो 1200 ईस्वी में कर दिया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है। 1200 ईस्वी में किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने कर दिया था, लेकिन इनकी मृत्यु हो गई बहुत जल्द, ठीक है। अब क्या हुआ कि जब उनका मृत्यु हो गया तो फिर जब बचा पार्ट था, इसका निर्माण करवा दिया इल्तुतमिश ने। और कहें कि इसका नाम अल्तमश भी लगता रहता है, अल्तमश के नाम से भी रहेगा। तो इसने किया और इसने 3 जो तक बनाए, जैसे फ्लोर होता है ना, तो उन्होंने 3 मंजिल बनवाई। लेकिन 3 मंजिल बनवाने जो फिरोज शाह तुगलक है, इसने पूरा और 2 मंजिल जोड़ा और 5वें मंजिल तक ले जाके इसको 1368 ईस्वी में ख़त्म कर दिया। क्लियर है? तो कुतुब मीनार का निर्माण में जो रोल गया कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जिसने 1200 ईस्वी में शुरुआत की लेकिन बना नहीं पाया, उसकी मृत्यु हो गई थी। कैसे थी? घोड़े से गिरने से हुई थी। याद रखना, इसके बारे में अगर वीडियो चाहिए तो मैं बता दूंगा, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी इसकी, ठीक है। तो 1200 ईस्वी में उन्होंने शुरू किया लेकिन बना नहीं पाए। फिर उसका काम कुतुबुद्दीन ऐबक का ये दामाद था एक्चुअली में, ठीक है, इल्तुतमिश या अल्तमश ने, इसने भी 3 मंजिल बनाया, लेकिन पूरा जो काम फिनिश किया ये किया फिरोज शाह तुगलक ने, और 5वें मंजिल तक ले गया 1368 ईस्वी में। तो अगर आपको सिर्फ ये पूछा जाए कि निर्माण में कार्य किसने पूरा करवाया था, तो इल्तुतमिश का जवाब देना। क्यों? क्योंकि इसने पूरा करवाया था, इसने ऐसे ही बाद में खिंचवाया था, 2 मंजिल और जोड़ दो, ठीक है। लेकिन अगर एक्चुअली श्रेय जाता है कि इसके बचे काम को किसने पूरा करवाया, तो वो था इल्तुतमिश। राज्यालय हड़प की नीति, यानी राज्य हड़प की नीति किसके द्वारा लागू की गई थी? क्या था ये चीज़, पहले ये जानते हैं। और गवर्नर का नाम जानते हैं। लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी और हार्डिंग। इसमें क्या होता था, वो सुल्तान, वो राजा जिनके जो संतानहीन होते थे, वो शासक जो संतानहीन होते थे, तो वो डलहौजी ने क्या किया कि जो संतानहीन है, जिनके पास कोई वंश नहीं, कोई संतान नहीं है, वो किसी को गोद नहीं ले सकते हैं, ये डलहौजी ने इम्प्लीमेंट कर दिया था। और उनका जो अधिकार क्षेत्र था उसको उस अधिकार क्षेत्र से वंचित करके उसको अपने राज्य, उसके राज्य को हड़प लेता था। समझ में नहीं आया? फिर से बताता हूँ। जितने भी शासक होते थे जिनके संतान नहीं होते थे, तो डलहौजी क्या करता था, उनको गोद लेने के अधिकार से उनको वंचित कर दिया कि आप किसी को गोद नहीं ले सकते। ये तो समझ में आ गया होगा। और जो उनका राज्य होता था उसको हड़प के अपने राज्य में मिला लेता था। ये था राज्यालय या राज्य हड़प की नीति, और ये अपनाया था लॉर्ड डलहौजी ने। लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल क्या रहा है? वो रहा 1848 ईस्वी से 56 के बीच। तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो तंजौर कहाँ पे? यह है तमिलनाडु में, तमिलनाडु में है। और बृहदेश्वर मंदिर जो हिंदू मंदिर है, और ये लॉर्ड शिव को गया हुआ है, ठीक है। तो राजा चोल, वीर राजेंद्र चोल, राजेंद्र प्रथम और राजा धीराज चोल। सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा राजा राज चोल। इन्होंने ही तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। और इस मंदिर का दूसरा नाम जो है राज राजेश्वरम भी है। क्या है? राज राजेश्वरम।
राजेश्वरम, ये भी नाम है इस मंदिर का, बृहदेश्वर मंदिर का। तो ये कहाँ पर पड़ता है? तमिलनाडु में भगवान शिव को ये मंदिर जाता है। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। मार्श गैस किसे कहा जाता है? मार्श गैस क्या होता है? इथेन, ब्यूटेन, मिथेन और प्रोपेन। मार्श गैस क्या होता है वो देखो। मार्श मतलब क्या होता है? मार्श मतलब होता है दलदल। दलदल, अब समझिएगा। मार्स मतलब लोग ग्रह मार्स की बात सोच लेते हैं। मार्स मतलब है दलदल। तो वैसा गैस जो जीवाश्म से दलदली जगह पे मुख्यतः उत्पन्न होती है, उसे बोलते हैं मार्स गैस। तो ये कौन सी ऐसी गैस है जो दलदल जगह पे जीवाश्म से बनता है? वो है मीथेन। सी इसका राइट आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। पीले रंग का पूरक रंग कौन सा है? पीले रंग का पूरक रंग लाल, नीला, हरा और भूरा। सही जवाब क्या होगा? तो पीले रंग का जो पूरक रंग है वो नीला, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं। 18वां क्वेश्चन क्या वो देते हैं? हिंद स्वराज की रचना किसने की थी? तो हिंद स्वराज एक पुस्तक था जो इंडियन होम रूल के बारे में बात करता था। ठीक है, तो इसकी रचना महात्मा गांधी ने की थी और ये पब्लिक जो है हुआ था, पब्लिश 1909 ईस्वी में हो गया था गुजराती भाषा में। गुजराती भाषा में क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था। हिंदुस्तान मशीन टूल्स उद्योग किस शहर में है? मुझे लगता है क्वेश्चन को मैंने किसी एक वीडियो में डिस्कस किया है। मैं क्या बोलता हूँ, इसलिए बोलता हूँ कि वीडियो को पढ़ो, बार बार कहता हूँ पढ़ो, क्योंकि सारे क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस हैं जो एग्जामिनेशन में कई बार आ चुके हैं। आज देखिए इस क्वेश्चन को मुझे लग रहा है 100% श्योर हूँ किसी वीडियो में डिस्कस हुआ ये क्वेश्चन। आज ही देखिए वीडियो में 2 क्वेश्चन टकरा गए हैं, कोलकाता, अहमदाबाद, बेंगलोर और पुणे। सही जवाब है बेंगलोर। तो हिंदुस्तान मशीन टूल्स कहाँ पर है? बेंगलोर में। सी इसका राइट आंसर हो गया। उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 19 जुलाई, 15 मार्च, 5 दिसंबर, 11 मार्च। तो हर साल 15 मार्च को उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। बी। होम रूल आंदोलन कब हुआ था? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। होम रूल आंदोलन कब हुआ था? 1917, 1920, 1905 और 1916। तो होम रूल आंदोलन क्या था? इस आंदोलन का भाग उद्देश्य ये था कि भारत में स्वशासन हो, यानी खुद का शासन हो, अंग्रेजों के द्वारा शासन का अंत करना और अपना स्वशासन बनाना। हम लोग जो भारतीय थे वो चाहते थे कि हम लोग अपना शासन चलाएं, जो अभी प्रेजेंट में चल रहा है। ठीक है, और उसमें अंग्रेजों का शासन था। तो इसका जो स्थापना किया गया 1916 ईस्वी में, एक्चुअली एक राजनीतिक संगठन था, और जो भारत में स्वशासन का जो लक्ष्य रखा गया था उसके पीछे वो लोग काम कर रहे थे। इसकी स्थापना 1916 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक ने की थी। बाल गंगाधर तिलक उन्होंने की थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये वाला भी। क्वेश्चन नंबर 22 पर आते हुए, ग्रेट बियर झील कहाँ पर है? ग्रेट बियर झील कहाँ पर है? जापान, कनाडा, रूस और चीन। सही जवाब है कनाडा। ग्रेट बियर झील जो है कनाडा में। बी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, धान खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी है? धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी है? दोमट मिट्टी, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी और लेटराइट मिट्टी। तो दोमट मिट्टी जो है धान की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। ए इसका राइट आंसर हो गया। देशबंधु की उपाधि किसे दी गई थी? दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र बनर्जी, चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार देखा गया, रेड में भी आया क्वेश्चन ये। तो सी इसका राइट आंसर होगा। चितरंजन दास, सी आर दास इनको बोलते हैं, सी आर दास बोलते हैं इनको। इनको देशबंधु उपाधि दी गई। क्यों था कि जब स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, ये एक्चुअली में एक वकील थे, एडवोकेट थे। तो इन्होंने अपनी वकालत, एडवोकेसी को छोड़ दी, और जितने भी इनके पास अपना प्रॉपर्टी था, धन था, जो भी कह सकते हो उनका, ठीक है, सारा का सारा इन्होंने जो महिला अस्पताल होता उसमें और मेडिकल कॉलेजेस में दान दे दी, चैरिटी दे दी। ठीक है, और जो स्वतंत्रता संग्राम था उन्होंने उसमें छलांग लगा दी, कूद गए उसमें कि अब मुझे कोई कुछ नहीं चाहिए। उन्होंने अपनी वकालत छोड़ी, जो भी उनके हिस्से का धन था सब उन्होंने मेडिकल कॉलेज में और स्त्री का जो महिला हॉस्पिटल होता है, अस्पताल होता है, उस लोग को दान में दे दे, चैरिटी में कर दिए, और स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा ले लिया। इसलिए इनको देश बंधु का नाम दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये वाला। ठीक है, अब तो याद रहेगा क्यों हुआ। आज के वीडियो का आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन रक्त को जमाने में मदद करता है? विटामिन सी, ई, के, डी और के। तो विटामिन के और वसा मिलकर जो है
ब्लड को थक्का जमाने का काम करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और डी इसका राइट आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मैं बार बार बोलता हूँ, जब मेरा वीडियो देखा कीजिए तो कॉपी पेन ज़रूर रखा कीजिए। और आप देख रहे थे अब तक परफेक्ट पुस्तक, जिसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव जीके फॉर ऑल एग्जामिनेशंस इन हिंदी लैंग्वेज हम लोग देख रहे थे। तो अगला वीडियो आएगा वेडनेसडे को शाम के 8:30 बजे। इंतज़ार कीजिएगा उस वीडियो का। फिर से कोशिश करेंगे बहुत अच्छे कंटेंट लाने का। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वाचिंग। वीडियो को लाइक करना, अपना प्यार देना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलते रहे। अगली वीडियो को मिलते लेके मिलते हैं बुधवार को। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।